नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के जरिए हम लोगों ने सॉल्व करने के वे जो है पढ़ने हैं। वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपस में प्लस माइनस वगैरह करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने ये मैट्रिक में ये वाले वेज पढ़े होंगे, तो वो थोड़ा सा आसानी थी, उसमें ज़्यादा इक्वेशन भी इन्वॉल्व नहीं होती थी। मैक्सिमम टू या थ्री इन्वॉल्व होती थी। यहाँ पे भी आप लोगों को 3 या 4 इन्वॉल्व हो सकती हैं इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है, तो उससे आगे फिर बात बढ़ते हैं। ये तो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन इन एन वेरिएबल। मैं लीनियर इक्वेशन इन फर्स्ट वेरिएबल से स्टार्ट करता हूँ, वन वेरिएबल से स्टार्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। अगर आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर आप कह सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू डी, या बी कह लें या सी कह लें, ये ए बी या डी जो भी मैं लिखे यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है। इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अननोन जो है वो यहाँ वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। और अगर हम कोएफिशिएंट के ऊपर ये कंडीशन लगा दें जो अननोन या वेरिएबल हैं कि उनमें उनका जो कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल जीरो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोएफिशिएंट ए अगर हम कह दें कि वो नॉट इक्वल टू जीरो है, वो जीरो नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली भी बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं कोई और इक्वेशन, लेट्स से x इज इक्वल टू -1/7, ये भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, क्योंकि ये भी इस फॉर्म में लिखी हुई है। समथिंग x, उसके बाद प्लस कोई कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, या फिर कांस्टेंट जो है उसको आप इक्वल की दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हुई है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन वन वेरिएबल। इस तरह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी होती है, जैसे जनरल फॉर्म में लिखो तो ए एक्स और दूसरा वेरिएबल, चले पहला वेरिएबल x1 है तो दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं प्लस बी एक्स टू। दो वेरिएबल एक्स और वाई भी ले सकते हैं, दो वेरिएबल एक्स1 एक्स2 भी ले सकते हैं, आप नाम पे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह भी हो सकता है, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट को आप दूसरा भी लिख सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल तब है जब आपके ये कांस्टेंट जो है वो ए और बी जो है वो दोनों क्या नॉन जीरो हो। अगर कोई ये कांस्टेंट नॉन जीरो हो जाएगा तो वो वेरिएबल भी क्या होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर आपका वेरिएबल कम हो जाएगा, फिर आप छोटी के साथ ये नहीं कह सकेंगे कि इसमें इतने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वेरिएबल वन कौन सा है, वो y है, ठीक है। x यहाँ पे जो है वो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्स का ऑप्शन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो प्रिसाइसली जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखेंगे, क्योंकि इस तरह तो हम फिर बहुत सारे वेरिएबल लिखते जाएंगे, हमें कन्फ्यूजन नहीं होती जाएगी। वन फॉर एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं 0z प्लस 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तब इसमें तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये तीनों इन दी एंड क्या बन रहा है आपका आंसर, इन दी एंड आपका आंसर तो ये बन रहा है 2y इज इक्वल टू 7। तो ये लीनियर इक्वेशन जो है वो इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो अब आप लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल इस तरह लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन फोर वेरिएबल भी लिख सकते हैं। और ओवरऑल अगर आपके पास कोई इक्वेशन जो है इस फॉर्म में लिखी हुई हो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड सो ऑन an xn, ये a1 a2 a3 एंड सो ऑन ये आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं या रियल नंबर्स हैं। उसके बाद इज इक्वल टू बी, बी भी आपके पास एक कांस्टेंट है, और जो x1 x2 x3 इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे ये अननोन्स हैं या वेरिएबल हैं। x1 x2 x3 की जगह आप एक्स वाई जी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जब दो तीन वेरिएबल हो तब यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हो तो फिर एक्स वाई जी जो ख़त्म हो जाएंगे, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, और तरतीब जो है वो मेनटेन रखना फिर मुश्किल होता है। इसलिए फिर x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn जो है वो उनको एज ए अननोन या वेरिएबल यूज़ करते हैं। एक इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स x1 x2 x3 एंड सो ऑन x1। लीनियर इक्वेशन का ये होता है होता है क्या कहते हैं बेसिक आइडिया, कि उसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है ना, जिसके हम कहते हैं कि जिन वेरिएबल में वो इक्वेशन लीनियर है, वो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो वन इन्वॉल्व हो रही होती है आपकी इक्वेशन में। जितने भी देखने x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn है, सभी की मैक्सिमम पावर जो है वो वन इन्वॉल्व हो रही है आपकी इस इक्वेशन में, इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन दीज वेरिएबल्स।
उसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट के बारे में बताया है कि कांस्टेंट है जो कि यूजली हम रियल नंबर ही यूज़ करते हैं। और अगर आप क्या करें कि लीनियर इक्वेशंस का कलेक्शन ले लें, दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन जो आप एक वक्त में इकट्ठी कर लें या स्टडी कर लें, तो उन उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको देख सकते हैं, आपके पास तकरीबन m नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये पहली लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है, ये एंड सो ऑन, ये mth लीनियर इक्वेशन है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो कहने कि जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन आपको गिवन दी गई हैं, या आपने कलेक्शन किया दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन का, तो उस कलेक्शन को हम कहते हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये पहले से पता होगा, फिर थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये वाला, तो आप इसको लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, या इस तरह भी लिख सकते हैं ए इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी। उन्होंने जो यहाँ पे ये जो स्मॉल एक्स है इसको बोल्ड लिखा हुआ है, और ये जो स्मॉल बी है इसको भी बोल्ड लिखा हुआ है, जो कि मैट्रिक्स की नोटेशन है। तो आप बोल्ड लिखने की बजाय आप क्या करेंगे, आप ये वाली नोटेशन यूज़ करना, जो कि यूज़ करना बेहतर है। मैट्रिक्स ए को ए कैपिटल ए, और जो स्मॉल एक्स की जगह आप कैपिटल एक्स लिखेंगे, ताकि कंफर्म हो सके कि आप मैट्रिक्स लिख रहे हो, कोई नंबर नहीं लिख रहे। और ये जो स्मॉल बी ने लिखा है इसकी जगह भी आप जो है कैपिटल बी लिखेंगे, ताकि ये भी कंफर्म हो सके जो स्मॉल बी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। क्योंकि बुक पे या पेज पे आप बार बार लिख के आप उसको बोल्ड करने वाला काम नहीं कर सकते, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और नोटेशन में कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगी आप लोगों को। तो इस तरह ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम अगर की होगी तो आपको मैं करके बताऊँ यहाँ पे कैसे। फॉर एग्जाम्पल इनको देख लें, ये आपके पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ए का ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जो इक्वेशंस में अननोन के साथ कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहते हैं, उनको बिल तरतीब जो है वो तरतीब है जो है मैट्रिक्स के अंदर एज ए एंट्रीज लिखते हैं। जैसे x1 का पहला कोएफिशिएंट क्या है, x1 का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको पहले नंबर पे यहाँ लिख दिया। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में x2 की बार का दूसरे नंबर पे x2 का कोएफिशिएंट क्या है, वो 2 है, उसको यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन में फिर x1 का कोएफिशिएंट क्या है, वो 2 है, उसको यहाँ पे लिखेंगे। और x1 का कोएफिशिएंट, x2 का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में 1 है, उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इक्वेशन में जो अननोन्स हैं उनको तरतीब से लिखने के बाद, उनकी तरतीब है जिनके जो कोएफिशिएंट आए हैं उनको उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं, या उस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स का नाम देंगे, कैपिटल ए मैट्रिक्स का। उसके बाद नेक्स्ट जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका मैट्रिक्स बनाते हैं। उनका मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स में कौन से नंबर एलिमेंट्स लिखते हैं, उस मैट्रिक्स में अननोन्स को तरतीब वाइज जो है कॉलम वाइज लिखते हैं। जैसे दो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं x1 और x2, तो यहाँ पे हम x1 और x2 को यहाँ पे कॉलम वाइज लिख देंगे। उसके बाद इक्वल का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कांस्टेंट कहते हैं उन नंबर्स को, उन टर्म्स को जो जिनके साथ कोई अननोन इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। और यहाँ पे x2 और x3 x1 के कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट, लेकिन हम इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये फ़र्क याद रखना, मैंने शायद आपको पहले बताया वो, कि ये जो अननोन के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इनको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 2 भी कांस्टेंट, लेकिन हम इसको कोएफिशिएंट बोलेंगे, ताकि हम आपको समझ आ सके कि मैं किन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कोएफिशिएंट्स का वर्ड बोलूँगा, इसका मतलब ये है कि जो अननोन के कोएफिशिएंट है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं कांस्टेंट का वर्ड बोलूँगा, इसका मतलब ये है कि जिनके साथ अननोन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 और 2 है, उनका मैट्रिक्स बनाएंगे। ये 1 और 2 आपके पास, ये उनका कॉलम वाइज मैट्रिक्स बन जाएगा। तो क्या कहते हैं, ये यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स लिखा था ये वाला, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं। उसके बाद जो बाद में मैट्रिक्स लिखा था अननोन्स को यूज़ करते हुए कॉलम मैट्रिक्स, उसको उस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल एक्स रख देते हैं। और इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है उसको कैपिटल बी का नाम रख देते हैं। अब ये कैसे पता चला कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये इक्वेशन को जो हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसका वे चेक करने का बेस्ट वे यही है कि आप ये जो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करके देखिए आपका आंसर क्या आता है। अगर आप पहली कॉलम को, सॉरी पहली रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1 x1 से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद प्लस 2 x2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली एंट्री आपके पास क्या बन गई है, 1 x1, या सिंपली x1 प्लस x2। उसके बाद
दूसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं दो मैट्रिसेस की, तो 2 जो है वो x1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे पास आ जाएगा 2x2 प्लस 2x1 प्लस x2। तो ये आपके पास आ गया इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, और राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और नीचे यहाँ पे 2। अब ये दो मैट्रिसेस आपको यहाँ पे लिखे नजर आ रहे हैं। दोनों मैट्रिसेस क्या है, कॉलम मैट्रिसेस हैं, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है। दोनों मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग क्या है, इसकी पहली एंट्री क्या है x1 प्लस 2x2, और दूसरी एंट्री कौन सी है 2x1 प्लस x2। और इस मैट्रिक्स की जो इक्वल की राइट हैंड साइड पे है उसकी पहली एंट्री 1 है और उसकी दूसरी वाली एंट्री क्या 2 है। दोनों मैट्रिक्स क्या लिखे हैं आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड साइड की पहली एंट्री जो है वो और दूसरी राइट हैंड साइड की पहली एंट्री की इक्वल होगी, तो इस तरह दूसरी एंट्री भी दूसरी एंट्री की इक्वल होगी। तो आपको कंपेयर करें तो 1x1 प्लस 2x2 किसकी इक्वल बन रहा है, यहाँ पे 1 की इक्वल। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है x1 प्लस 2x2 1 की इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x1 प्लस x2 2 की इक्वल है, तो यहाँ पे भी 2x1 प्लस 2x2 की लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन आपको इन्फॉर्मेशन बता रही थी कि x1 प्लस 2x2 1 के इक्वल है और 2x1 प्लस x2 2 के इक्वल है, ये मैट्रिसेस भी आपको वही इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। जैसे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, यहाँ पे ये मैट्रिसेस भी आपको वही इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको इक्वेशंस बता रही थी और आपने आप यहाँ पे जो इक्वेशन में जो अनइन्वॉल्व थे आपने उनको उनको फाइंड आउट करना था, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैट्रिसेस भी बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो आपको इक्वेशन में फॉर्म में दी गई होती है, हम इसको जो है इस इन्फॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन वही रहती है जो आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पे जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इस मैट्रिसेस में x1 और x2, हम क्या करते हैं मैट्रिसेस का फिर वे यूज़ करते हुए यहाँ पे जो अननोन x1 और x2 है उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। और वो वैल्यूज़ क्योंकि हमें मैट्रिसेस जिन मैट्रिसेस से मिली हैं उनकी उनमें वही इन्फॉर्मेशन थी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इंफॉर्मेशन थी, इसलिए वो जो वैल्यूज मिली है एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये वाली इन्वॉल्व हो रही थी, यहाँ पे जो x1 और x2 इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हीं की ही वैल्यूज होती हैं जो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। तो जैसे क्या करते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो किसी और शेप में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन आपकी सेम वही की वही रहती है, लेकिन जो अननोन है उनको फिर फाइंड आउट करने का भी हमारा थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाता है, वो मैट्रिसेस में चेंज हो जाता है वो वाला। फिर मैट्रिसेस के जो डिफरेंट वेज हैं उनमें से कोई सूटेबल वे चूज करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं, या उनमें जो अननोन्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था मैं मैट्रिसेस को सॉरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस में लिखने का वे, मैट्रिक्स के फॉर्म में। यहाँ पे दी मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये जो कि अननोन्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको यूज करके बनता है। इस तरह कैपिटल एक्स और कैपिटल बी भी बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस की, या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें जो कांस्टेंट है वो जीरो आ जाए, जैसे यहाँ पे 1 था मैंने इसको जीरो कर दिया है। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट जो है वो जीरो हो, उस लीनियर इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आपके सामने, ये x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। सॉरी लीनियर इक्वेशन तो है, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को देखें, ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आपने इसको बनाना है या एग्जाम्पल करनी है तो आप क्या करें, 2 की जगह जो है वो जीरो कर दें, तो अब आपके पास क्या बन गई है, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो ये एक ही बात हो रही थी। अगर आप दो की बात करेंगे, अब ये दोनों का क्योंकि कांस्टेंट जीरो आ रहा है दोनों इक्वेशन का, अब ये क्या आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन गई है। एक है तो एक को तो सिस्टम नहीं कहेंगे, दो या दो से ज्यादा इक्वेशन हो तो हम फिर उनको उनके लिए सिस्टम का वर्ड यूज करते हैं। पहले एक इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन थी, फिर दूसरी बन गई, अब दो बन गई है, तो दोनों क्या दोनों का कलेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखें वो क्या खास बात पाई जा रही है, ये जो कांस्टेंट थे ये वाले वो सारे के सारे जो है वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, और कांस्टेंट से जो मैट्रिक्स बनता है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, उसको हमने मैट्रिक्स कैपिटल बी का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कैपिटल बी मैट्रिक्स है, जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका जो मैट्रिक्स बी है अगर वो जीरो मैट्रिक्स बन जाता है, जीरो कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है, या मैं ओ लिख रहा हूँ, ओ का मतलब ये है जीरो मैट्रिक्स,
तो अगर आपका बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बन जाता है, इसका मतलब यही है कि आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या सारे के सारे जीरो हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की, कि अगर आपको कोई सिस्टम ऑफ आपको कोई होमोजेनियस सिस्टम ऑफ सॉरी अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है और आप देखते हैं कि उस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में बी जो मैट्रिक्स बन रहा है वो नॉट इक्वल टू जीरो बन रहा है, मीन्स वो सारे का सारा जीरो नहीं बन रही उसकी एंटीज, देन उसके केस में हम कहेंगे कि वो जो सिस्टम ऑफ है वो क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अगर आप अपना बी मैट्रिक्स बनाएंगे इस केस में, तो आपका बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 और 2। तो अब ये जो बी मैट्रिक्स है ये जीरो मैट्रिक्स ओ का मतलब है जीरो मैट्रिक्स नहीं बन रहा, इसलिए ये सिस्टम आपके पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, अगर ये केस हो कि आपका जो बी मैट्रिक्स है, जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था, वो सारे का सारे जीरो बन जाता है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी सारी एंटीज जीरो होंगी तभी जीरो बनेगा, ये याद रखना। अगर बी मैट्रिक्स इस तरह लिखा हुआ है, बी में अगर आपकी लेट से पहली एंट्री जीरो है और दूसरी एंट्री 1 या कुछ और कोई और नॉन जीरो नंबर है, तो ये अब आपका जो बी मैट्रिक्स है ये जीरो नहीं है, ये अभी भी आपके पास क्या है, ये नॉन जीरो ही है। कोई मैट्रिक्स जीरो तब बनता है जब उसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हो। तो बी जीरो होने का मतलब ये है कि ये वाला बी मैट्रिक्स जो है वो अगर आपका उसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो बन जाती हैं या वो जीरो मैट्रिक्स बन जाता है, देन आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपके पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह भी जीरो कर दूँ और 2 की जगह भी जीरो कर दूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है, फ़र्क सिर्फ यही है कि जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं होमोजीनियस में, अगर वो जीरो हैं सारे के सारे तो वो जीरो होने चाहिए, और नॉन होमोजीनियस में क्या होना चाहिए, कम अज़ कम एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, फिर वो आपका सिस्टम जो है वो होमोजीनियस नहीं रहेगा, वो नॉन होमोजीनियस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 की जगह अब जीरो कर दूँ और यहाँ पे 1 ही रहने दूँ, तो ओवरऑल ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है ये होमोजेनियस सिस्टम नहीं है, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, वो अलग बात है कि ये वाली इक्वेशन जो है ये अगर जीरो कर दूंगा तो ये वाली इक्वेशन आपके पास जो है वो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, ये वाली सिस्टम इक्वेशन आपके पास नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर आप पूरे सिस्टम की बात की जाएगी तो क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट जीरो नहीं है, इसलिए आपके पास ये क्या होगा, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, अगर सारे जीरो होंगे तो फिर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन की डेफिनेशन बता रहे हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको पहले से वैसे ही बतानी चाहिए। सॉल्यूशन किसी नंबर को, अगर एक इक्वेशन की बात हो रही है फॉर एग्जांपल 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू समथिंग जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तब होगा जब वो x इक्वल टू समथिंग जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि चेक करें x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो आप इस इक्वेशन में x की जगह जो है 1 पुट करके देखें, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, इसलिए x इज इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो नहीं है। तो फिर कोई और नंबर चेक करके लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से x इक्वल टू अगर हम 2 चेक करके देखें, तो x की जगह हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, वो आ गया 4 के इक्वल इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो कोई भी अब वेरिएबल पे डिपेंड करता, अननोन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अननोन एक है तो एक ही नंबर आपके सोल्यूशन में आ रहा है, लेकिन अगर आपके अननोन दो होंगे जैसे यहाँ पे है, तो आपके सोल्यूशन में फिर x1 x2 दोनों की वैल्यूज होंगी, फिर आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर में मिल जाएगा, एक x1 की वैल्यू होगी और दूसरी x2 की वैल्यू होगी। और इस तरह अगर आपके पास n नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो आपके पास ऑर्डर जो है वो आपके पास n ट्यूपल जो है आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें एक x1 की वैल्यू होगी, एक x2 की वैल्यू होगी, या एक यहाँ पे देखो तो एक y1 की वैल्यू होगी, एक y2 की वैल्यू होगी, एंड सो ऑन, एक yn की वैल्यू होगी, अगर अननोन जो है वो y1 y2 एंड सो ऑन yn इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन ऑर्डर्ड n tuple y is equal to n tuple is called solution of the system of homogeneous linear equation if, अगर आप क्या करें इस y1 y2 and so on yn को जो है वो आपके जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे थे x1 x2 and so on xn, उनकी जगह पुट करें और आपकी जो रिजल्टेंट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। ट्रू मीन्स जैसे मैंने अभी पहले यूज़ किया था 2x इज इक्वल टू 4, और x की जगह मैंने क्या पुट किया, x की जगह 2 पुट किया तो 4 जो है मेरा आंसर आ गया। तो ये मैंने जो इक्वेशन लिखी हुई थी उसकी इक्वालिटी जो है वो ट्रू साबित हो गई। तो ट्रू साबित होने का मतलब यही होता है कि आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, सिंपल वर्ड्स में। तो अगर आपकी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वो जो आपने
वाई की ऑर्डर पेयर या ऑर्डर एन ट्यूपल पुट किया होता है आपकी इक्वेशन में, वो क्या बन जाता है, आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए उन्होंने ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली, और ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर है 1,0 ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है तो फिर इस ऑर्डर पेयर को फिर इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। हम चेक करके देख लेते हैं ये सेटिस्फाई करता है नहीं करता। एक्स की यहाँ पे देखें, पहला वेरिएबल कौन सा है, x1, इसका मतलब ये जो 1 है आपकी x1 की वैल्यू है। दूसरा अननोन क्यों है, x2 है, इसका मतलब ये आपका 0 जो है वो ये x2 की वैल्यू है। तो x1 और x2 की जगह 1 और 0 पुट करेंगे और देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होती है नहीं होती। जहाँ पे पहली इक्वेशन को देखते हैं, x1 की जगह 1 पुट करते हैं, उसके बाद +2 x2 की जगह 0 पुट करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है =1, तो यहाँ पे भी =1 है, ये सेटिस्फाई हो गई है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन को चेक करके देखते हैं, 2 टाइम्स x1 की जगह 1 पुट करते हैं और प्लस x2 की जगह 0 पुट करते हैं और इज इक्वल टू क्या बनता है आंसर 2, और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। अब क्योंकि दो अननोन इन्वॉल्व हो रहे थे तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, वो उसमें दो वैल्यूज होंगी, यानी कि आपके पास एक ऑर्डर पेयर होगा। अगर 3 अननोन इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो आपके पास 3 ट्यूपल बनेगा, 4 अननोन इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो वो और जो है वो 4 ट्यूपल बनेगा आपके पास। इस तरह अगर n नंबर ऑफ अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपके पास n ट्यूपल जो है वो सोल्यूशन आपका बनेगा इन जनरल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर जो है वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसलिए ये ऑर्डर पेयर क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो ये सोल्यूशन की डेफिनेशन, सोल्यूशन क्या होता है, एक नंबर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑर्डर पेयर भी हो सकता है आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में। तो वो कह लें कि इन जनरल एक आपके पास एक एन ट्यूपल होता है जो आपकी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, इन जनरल एक ऑर्डर्ड एन ट्यूपल होता है जो कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे अपने और ऑर्डर पेयर की जिसको आप सोल्यूशन कह रहे हैं अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो इक्वालिटी है वो मेंटेन हो जाएगी। इसको कहते हैं सेटिस्फाई होना। ये थी सोल्यूशन की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन सेट की डेफिनेशन है कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जितने भी सोल्यूशन है आप उन सारे सोल्यूशन को अगर आप इकट्ठा कर लें तो इकट्ठा करने के बाद जो आपका सेट बनता है उसको सोल्यूशन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलती हैं। लेट्स से एक एक्स की वैल्यू आपको 1 मिलती है, दूसरी एक्स की वैल्यू जो है वो 2 मिलती है। तो जितनी एक्स की वैल्यूज मिली है आपको, वो आप क्या करते हैं उसका सेट, उसको इस तरह लिखते हैं। आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट आपका बनेगा 1,2, क्योंकि जितनी भी सोल्यूशन आप पॉसिबल थे आपने सेट ढूंढ के उनको एक सेट में इकट्ठा कर दिया है, वो आपका क्या बन जाता है, वो सोल्यूशन सेट बन जाता है। इस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का केस भी यही है कि जितने भी आपके ऑर्डर पे सोल्यूशन बनते हैं किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ऑर्डर पेयर ही किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बने। एक से ज़्यादा ऑर्डर पेयर भी किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन जो है वो बन सकते हैं। तो जितने भी सोल्यूशन होते हैं अगर आप उनको इकट्ठा कर लेंगे, उनका एक नया सेट बना देंगे, तो सेट को हम कहते हैं वो क्या है, सोल्यूशन सेट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। नेक्स्ट आगे है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के वेज या डिफरेंट मेथड्स, जिनमें सबसे पहला मेथड आता है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और ये फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।